चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर और ये ज्ञान बिंदु का स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज आया है, तो इसको लोग ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हम लोग सब लोग डेली करेंगे एमसीक्यूज के आधार पे। और जो आगामी एग्जाम है जैसे दरोगा हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, बीपीएससी 71 हो गया, इन सभी में आपको फायदा करेगा। या बीएसएससी जो भी इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, बीएसएससी सीजीएल आने वाली है अभी, तो इन सबों में आपको फायदा करेगा 100% श्योरिटी के साथ। और इससे बाहर कहीं क्वेश्चन कतई नहीं पूछेगा। तो हम लोग पहला चैप्टर करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास जो है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है ना। पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार कब सौंपी गई। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब दीवानी सौंपी गई थी, तो 1765 में सौंपी गई थी। और 1765 में जो हुआ था, क्या हुआ था, उसके पहले 1 वर्ष पहले ही क्या बक्सर का युद्ध हुआ था, इसीलिए दीवानी प्राप्त की गई थी। ठीक है ना। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट सबको पता है कब किया गया था, 1773 में। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल भारत का या बंगाल का नहीं पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर जनरल पद किस अधिनियम से सृजित किया गया था। तो देखिएगा, भारत का बोले तो क्या हो जाएगा, याद है भारत का गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, 1833 के। पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि आप सबसे पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट 73 जब आया था, इसी के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दिया गया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स। और पहला गवर्नर कौन था, तो कौन था, लॉर्ड क्लाइव, जो कि बक्सर का युद्ध लड़ा था। ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। देखिए यही क्या कह रहा है कि बंगाल का जो गवर्नर था कौन थे पहले, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और उनका नाम बदल के, गवर्नर का नाम बदल के क्या कर देगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। तो कब किया गया, 1773 में किया गया। ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, कब हो गए थे, तो भी सेम वही हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हो गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में अपना क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो सेम वही हो जाएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था 73 के, लेकिन 74 में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट बोलेगा तो 73, लेकिन किया गया था 1774 में किया गया था। ठीक है। और वही बोलेगा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना बंगाल में कब की गई थी, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना बोलेगा तो 1935 के अधिनियम से किया गया था कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, बंदोबस्त या सेटलमेंट एक्ट, याद रखिएगा। तो कब आया था सेटलमेंट एक्ट, कब आया था, याद है आप लोगों को, तो सेटलमेंट एक्ट आया था 1781 में। किसकी कमियों को दूर करने के लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बंदोबस्त अधिनियम या सेटलमेंट एक्ट आया था। ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे, किस अधिनियम द्वारा भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। तो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, तो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट के कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते 9 नंबर। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ का पद भी प्रदान किया गया था, तो 1786 का रेगुलेटिंग मतलब 1786 का अधिनियम से के द्वारा किया गया कि बंगाल के गवर्नर के परिषद में जो है कमांडर इन चीफ का पद भी प्रदान किस अधिनियम से किया गया था, तो 1786 का अधिनियम से किया गया था। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम से बोला था, अधिनियम बोलेगा तो 1773 का रेगुलेटिंग, लेकिन किस रेगुलेटिंग एक्ट से या किस एक्ट से आया था, कब आया था, तो 1774 में आया था। स्थापना 1774 में आया था, लेकिन किस एक्ट के तहत आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वक्त पारित किया था, 1784 में किया गया था। ठीक है ना। अभी लोग पढ़े ऊपर, किस अधिनियम
के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त किया था? जस्ट हम लोग पढ़े 1813 का अधिनियम एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो 1813 का चार्टर अधिनियम किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के रुपए दिए थे? तो ये भी क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल पद का व्यवस्था प्रधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल, देखिए भारत का गवर्नर बोलेगा तो भारत का गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर अधिनियम कौन बना था पहली बार? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 का। ठीक है ना दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा? तो 1813 का अधिनियम द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इस चीज को। कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? मतलब यहाँ की जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी व्यक्तियों पर जो कर लगाया गया था, अधिकृत किया गया था, किस अधिनियम द्वारा? 1813 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ यानी शुरू किया गया था? तो 1853 का अधिनियम। याद किया 1853 का अधिनियम से क्या किया गया था कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या किया गया था? शुरू किया गया था। आइए आगे की ओर 19 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो याद रखिएगा 58 में किया गया था। 1 नवंबर 1858 को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, रानी विक्टोरिया को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, डेट भी याद रखिएगा, डेट पूछता है कभी कभी कि रानी विक्टोरिया को कब प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? तो भारत ऑफ सेक्रेटरी का पद जो सृजित किया गया था वो भी 58 के द्वारा ही किया गया था। याद रखिएगा उसमें दो क्या होते थे, जैसे कि एक वायसराय होते थे और एक सेक्रेटरी होते थे। ठीक है ना, बाद में 1909 में जो थे मार्ले मिंटो, तो मार्ले जो क्या थे, मार्ले जो तो सेक्रेटरी थे यहाँ के, और मिंटो जो थे वो क्या थे, वायसराय थे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेगू क्या थे, वो भी सेक्रेटरी या सचिव थे भारतीय, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वो वायसराय थे। तो 1858 से क्या किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था। वो कौन सा अधिनियम जिससे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? याद रखिएगा, अभी जस्ट बताया थे कब? 1 नवंबर 1858 को। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को किया गया था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ब्रिटिश आगे कह रहा है किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल शुरुआत की गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा। तो इसका शुरुआत हो जाएगा आपका 1892 का है। ठीक है ना, किस अधिनियम द्वारा, 1861 का, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, 1861 का किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई? 1861 की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं लोग 23 नंबर पे। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई? पोर्टफोलियो प्रणाली जो हुआ था, कब हुआ था स्टार्ट? ये भी 1861। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो कब? 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश देने की अवधि होता था मात्र 6 माह का। याद रखिएगा, ये भी 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया था? 1861, सेम ही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 92। कह रहा है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य जो है गैर सरकारी जो संख्या बढ़ाई गई थी वो किस अधिनियम से? तो 1892 के अधिनियम से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो आपका हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है ना, याद रखिएगा 1892 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें क्या क्या हुआ था आपका? एक तो गैर सरकारी परिषद अधिनियम को संख्या बढ़ाई गई थी 92 में। ठीक है ना, अधिनियम के विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त 92 के तहत हुआ था। आइए, निम्नलिखित में से पहली बार
किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को बरसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? तो 1909। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को बरसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? तो 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा बरसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, यही थे। ठीक है ना। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, याद रखिएगा, जो मुसलमानों के लिए किया गया था सबसे पहली बार, तो कब? 1909 में, मार्लिमेंटो अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। 1909 का अधिनियम संबंधित था तो क्या था बताइए आप ही? इसमें सीधा सीधा हो जाएगा कि पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से। ठीक है ना, याद रखिएगा सब चीजों को। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले शुरुआत की गई थी, तो वही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? 1909 का अधिनियम, मार्लिमेंटो सुधार। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मार्लिमेंटो अधिनियम। सेमी क्वेश्चन है, भारत में पहली बार, सेमी क्वेश्चन 1909, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? तो मार्लिमेंटो, ये भी वही सेमी हो जाएगा। 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सेमी क्वेश्चन है लगातार, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पीसीएस स्टेट में आया हुआ है। किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूर करने की क्या हुई थी? दी गई थी? तो हो जाएगा किसमें आपका? हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 में गया था। सेमी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बदल दिया गया अलग से। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की गई थी? तो प्रांतों का बोल देगा द्वैध शासन प्रणाली, तो आपका प्रांत में द्वैध तो 1919, केंद्र में द्वैध तो 1935, है ना। अब प्रांत में ही स्वायत्त जो कर देगा, वो भी 1935 स्वायत्तता कर देगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदीय बनाई थी। देखिए विधान, इसमें क्या बोल दिया है? विधान पालिका, विधान पालिका, सेम क्वेश्चन। आइए, केंद्र कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया था? केंद्र में, कहां पूछा है? केंद्र में, तो 1900, इसका भी हो जाएगा कि आपका 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो 1919 में विधान पालिका भी बोला है। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी, तो द्वैध शासन प्रणाली जब भी बोलेगा राज्यों में या प्रांतों में, तो 1919। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम से किया था? 1919 के अधिनियम से किया गया था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। दिए गए भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो भारतीय प्रांतों में तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर 19 ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1919 का अधिनियम से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बजट को किससे? राज्य बजट से पहली बार अलग किया गया था, तो 1919 अधिनियम से। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पहली बार अलग किया गया था, किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। और 19 अधिनियम में ही क्या हुआ था? महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट्स मिले थे भारत में, और इंग्लैंड में 1920 में महिलाओं को मताधिकार का क्या मिला था? राइट्स मिला था। लेकिन भारत में 1919 में ही महिलाओं को मताधिकार का राइट्स मिल गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? तो हो जाएगा 1919 का अधिनियम। कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है, जो भी वैधानिक मतलब कि संवैधानिक सुधार होगा वो रिपोर्ट प्रस्तुत करना था अपना 1919 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था, क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन था। आइए आगे हम पढ़ते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत आपको इजी है, हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो भारत विधान पालिका बोलेगा तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 के अधिनियम में द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए, अगर बोलेगा किस वर्ष किया गया था तो ये हो जाएगा आपका 1926 में, और पील कमीशन का गठन बोलेगा तो 1923 में। ठीक है ना, पील कमीशन का गठन कब? 1923 में। आइए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये देखिए, संघीय व्यवस्था बोल देगा ना कि एक संघीय व्यवस्था
और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया था 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम से। बात ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की थी 1935 के अधिनियम से? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो देखिएगा किसको दी गई थी, तो भाई गवर्नर जनरल को। आज अवशेष शक्तियां किसको दी गई? अवशिष्ट शक्तियां तो राष्ट्रपति को। देखिए वैसे सब्जेक्ट 3 ही होते हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे मतलब केंद्र उस पे बनाता है अपना हर चीज, राज सूची पे राज बनाती है अपनी कानून, और समवर्ती सूची पे जो होता है राज और केंद्र दोनों मिलकर बनाती है। और जो अवशिष्ट सूचियां है अभी राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उस टाइम में 1935 के द्वारा अवशिष्ट सूचियां जो थी किसके पास थे? वो गवर्नर जनरल के पास थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, क्या थी? तो सेम हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत संघ, भारतीय परिसंघ। तो इसमें आपका हो जाएगा अखिल भारतीय, ऑल इंडिया फेडरेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आइए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ था? 1935 के एक्ट से हुआ था, याद रखिएगा इस चीज को। बर्मा जो हुआ था भारत अलग किससे हुआ था? 1935 के एक्ट से हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 58 में कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? तो इसमें 321 धाराएं थे, ठीक है ना। 10 सूचियां थी और 14 भाग थे, याद रखिएगा। 321 धाराएं थी मतलब आर्टिकल थे, 10 जो थी अनुसूचियां थी और 14 जो थी भाग थे, याद रखिएगा। 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की? देखिए फेडरल कोड, तो फेडरल कोड अभी कुछ देर पहले हम बताए थे आपको, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था फेडरल कोड? तो 1935 के अधिनियम से। इसमें कई ऑप्शन है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 1935 के द्वारा किया गया था भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोड की कलकत्ता में स्थापना। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन बोलेगा ना जैसे ही, तो क्या हो जाएगा? 1935। केंद्र में जैसे ही लगा देगा द्वैध शासन तो 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली थी। इसमें भारतीय विधान उल्लेखित है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। नहीं, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। याद कि आज भी इसमें से 321 आर्टिकल मतलब लगभग 400 आर्टिकल हमारे भारत संविधान में है, उसमें से 321 आर्टिकल यहीं से लिया गया है, ठीक है। 12 जो सूची है उसमें से 10 सूची यहीं से लिया गया है और 22 जो भाग है वो 14 भाग यहीं से लिया गया है। और भारत का संविधान का मैक्सिमम जो स्रोत है वो 1935 का ही देन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? तो प्रांतीय स्वतंत्रता यहाँ पे लिख दिया तो 1935 के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? मतलब कि भारत सरकार में अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की गई, अध्यात्मक व्यवस्था प्रदान की गई, राज्यपाल की शक्तियों को व्याख्या की गई, अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रबंधन किया गया था। तो क्या किया गया था? यही हो जाएगा आपका, जस्ट कुछ पहले लोग पढ़े, अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन का व्यवस्था किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की संरचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय की उत्पत्ति बोले फेडरल कोड, तो 1935 बोलेगा, अभी जस्ट बताते फेडरल कोड का स्थापना। आइए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ देखिए ये भी 1935 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था? तो केंद्र में जब बोलेगा तो 1935 का अधिनियम। प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए भारत में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो स्वतंत्रता बोलेगा तो 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। राष्ट्रपति के आदेश निर्गत करने की शक्ति होती है, तो देखिए ये अभी पूछ दिया। फिर राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जो निर्गत करने का जो होता है शक्ति, वो किस आर्टिकल में होता है? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, गवर्नर बोलेगा अभी के डेट में, मतलब कि जो पहले था, अभी राष्ट्रपति की तो बोला 1935 का अधिनियम, ठीक है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था भाई? तो देखिए रेगुलेटरी एक्ट 1773 बहुत इंपॉर्टेंट था। चार्टर एक्ट 1833 का, इसमें तो बहुत सारी चीजें हुई, आप देख ही लीजिए कि इसमें पहला विधिक आयोग बना जिसके लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद से इसमें बहुत सारे काम हुए, जैसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था,
उसके बाद इसमें और भी सारे कामें हुई है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी देख ही लिया आपने कि प्रांत में द्वैध शासन लगा। उसके बाद से इसमें 1900 पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे करा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसका ज़्यादा खास कोई बात नहीं था, इसलिए यही आपका हो जाएगा कि ऐतिहासिक कानून नहीं था, ये पूछा आपसे नहीं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित कराए गए थे। कब कराए गए थे भाई? तो जुलाई 1946 में। याद रखिएगा, जुलाई 1946 में कराए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित कराए गए थे। कब? तो जुलाई 1946 में कराए गए थे। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो कब? ये भी कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई थी। 1946 में भारत के अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? देखिए 46 का मुखिया का मतलब होता है क्या आपका, उस टाइम में कौन था? तो भाई साहब लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा, वही तो था भाई साहब, करता धरता। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, याद है ना? अंतरिम सरकार 1946 में किया गया था। कब? 24 अगस्त को कि 22 अगस्त को कि 25 अगस्त को कि 23 अगस्त को? तो याद रखिएगा सीधा सा कि 24 अगस्त को, ठीक है ना? कब गया था? 24 अगस्त को 1946 को ही अंतरिम सरकार की राष्ट्रीय घोषणा की गई थी। अंतरिम सरकार में जो सरकार बने थे आपको याद ही होगा। विधिक मंत्री जो थे वो मंडल जी थे, बाकी कृषि मंत्री जो राजेंद्र बाबू थे, जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे, उसके बाद से और भी खाद्य एवं कृषि राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अपने प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे और मामलों के मंत्री जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद से आपके गृह मंत्रालय जो हो जाएंगे वो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। हाँ, जगजीवन राम जो जाएंगे वो आपके सेवा मंत्री हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद थे, एकदम सही है। जगजीवन राम थे, एकदम सही है। सी गोपालाचारी थे, एकदम सही है। ये टीचर थे, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे ये। और डॉक्टर राधाकृष्णन थे, तो नहीं थे भाई। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सेम वही क्वेश्चन है, एकदम रिपीट किया हुआ है, तो एस राधाकृष्णन नहीं हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 47 में बने नेहरू की सरकार में मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री कौन पूछा ना? तो कानून मंत्री आपका कौन होगा इसमें? अंतरिम सरकार में 47 में बने ना, तो इसमें भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अंतरिम बोलेंगे तो मंडल साहब हो जाएंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटिश में से ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? आइए एक बार ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका ऑप्शन आइए ये रहा, कह रहा है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के द्वारा, 1773 का डिलेक्टिंग अधिनियम के द्वारा, 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा, 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा किया गया था। आइए 5 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो ये हो जाएगा 1773 का एक्ट नहीं होगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नहीं होगा, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट यही आंसर होगा। क्लियर? आगे आइए। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में के शासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833 का, यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था कौन? अंग्रेज। तो 1833 के अधिनियम द्वारा, वही जो कोड क्या लाया था, विधिक आयोग लाकर कानून बनाया था। आइए, कह रहा है कि 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं बढ़िया से। इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिससे भारतीय विधान परिषद कहा गया था, एकदम सही है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों इसका सही हो जाएगा। आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो कि किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। ठीक है, एकदम बढ़िया। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांति परिवर्तन कर दिया गया था, ये भी सही है। दोनों इसका ऑप्शन क्या है? सही है। 9, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी?
तो इसमें हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 का, याद रखिएगा। और इसी से क्या हुआ था, पहली बार अध्यादेश जारी करने का नियम हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर पेश करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1892 का बजट पे 92, याद रखिएगा बजट 92, 1892 के अधिनियम से बजट पहली बार। आइए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम से में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का शामिल किया गया? देखिए ये भी एक एक्ट आया था 1919 के अधिनियम से लाया गया था, सांप्रदायिक में लाया गया, जिसमें सिख को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियन को क्या क्या कहा गया कि भैया इनको भी अलग से एक निर्वाचन चाहिए। और सिर्फ बोलेगा ना कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का कब आया था, तो 1909 के अधिनियम से। और इसके जनक किसको बोलते हैं, तो मिंटो को बोलते हैं, याद रखिएगा मिंटो को बोलते हैं सांप्रदायिक जनक, निर्वाचन जनक के। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो में स्वीकार की गई थी? तो आपका एक, चलिए आइए, तो इसमें से आपका हो जाएगा परिषद के आकार का विस्तार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। कौन सम्मिलित नहीं है? मार्लो मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो इसमें सब लोग इसमें बोला कि सम्मिलित नहीं है। देखिएगा मार्लो मिंटो अधिनियम सांप्रदायिक परिवर्तन एकदम सही है। ये भारतीय सरकार अधिनियम 1835 स्वशासन ये भी आपका सही है, 1935 होना चाहिए था, है ना। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन एकदम सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं, ये आपका गलत है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।